हेलो बच्चों। तो बेटा अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपको मिल गए हैं वो आपने पूरे के पूरे चेक कर लिए होंगे और सही से समझ में आ भी गया होगा। तो आज जो हमारे पास है मैथमेटिकल टूल्स का 12th लेक्चर है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे पास सेम वही है। टॉपिक हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है, फिजिक्स का टॉपिक है 11th का, और इसमें जो हम जिस लेक्चर की बात करने वाले हैं दैट इज 12th लेक्चर। तो अभी तक हमने ट्राइग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स स्टडी किए हैं, एलाइड एंगल का 1 लेक्चर स्टडी किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का 1 है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का 1 है, डिफरेंशिएशन के 3 है, मैक्सिमम मिनिमा का 1 लेक्चर आपके पास है, इंटीग्रेशन का आपके 2 लेक्चर्स अब तक आ गए हैं और आज एक और लेक्चर इसमें ऐड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जरा सीधा सीधा चलते हैं। अभी जिस टॉपिक की तरफ हम जाने वाले हैं उसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको ये चीज बताई है कि हमारे पास इंटीग्रेशन जब भी किसी चीज का होगा तो 2 तरह से होगा, या तो डिफरेंशिएशन होगा या तो इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा या तो डेफिनिट इंटीग्रल होगा। अब जरा समझो, यहां पे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, या consider a function f of x, ठीक, whose differential coefficient is f dash x। मतलब अगर हम मान लीजिए अगर मेरे पास y जो है वो f ऑफ x है, तो ये आपके पास हुआ था फंक्शन, ठीक है ना, जैसा कि आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि ये f ऑफ x आपके पास फंक्शन है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोलो तो आपके पास आएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। अभी जो f डैश ऑफ x है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं जो उसका आंसर आता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका मतलब अगर मेरे पास f ऑफ x जो है अगर वो जाएगा f डैश x में, तब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर हम यहां से इसको वापस फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे। बात समझ आई? तो मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि ये जो आपके पास है इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज indefinite integral and the second is called as definite integration। ठीक, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनिट और इनडेफिनिट असल में होता क्या है और उनके नाम ऐसे क्यों हैं। तो बेटा मान लीजिए अगर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो। अगर हमारे पास dy बाई dx हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे वो आएगा आपके पास 6x प्लस 4, सही बात। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास फंक्शन से उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट तक जाना हो तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट द फंक्शन। बट अगर मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट से वापस फंक्शन पाना चाहता हूं तब मैं क्या करूंगा, आई विल डू द इंटीग्रेशन। बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको हम समझ लें, अगर हम इसको यहां पे समझ लें तो हमारे पास आप सीधा समझ सकते हो कि अगर मेरे पास ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, लाइक ये आपके पास फंक्शन था, है ना, सो दिस हियर इज फंक्शन। अगर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम देखें तो वो आपके पास ये f डैश x है। तो मुझे बताइए क्या अगर मैं f डैश x का वापस इंटीग्रल करूं तो क्या मुझे ये फंक्शन वापस मिलना चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का इंटीग्रल होता है तो हमें वापस क्या मिलता है, फंक्शन। तो मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो मुझे वापस से फंक्शन मिलना चाहिए। तो जरा देखते हैं, तो मुझे बताइए अगर मैं यहां पे लिखूं इंटीग्रल ऑफ
ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, तो मुझे बताओ क्या वो बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 4 dx। बोलो सही बात है। तो अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास आएगा 6x dx का अलग से इंटीग्रेशन और आपके पास आएगा प्लस 4 dx का अलग से इंटीग्रेशन। 6x dx के लिए 6 बाहर आएगा और x स्क्वायर बाई 2 आएगा यहाँ पे, और इसका यहाँ पे 4 बाहर आएगा और x आएगा। अगर आप देखें तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर, तो यहां पे ये जो वैल्यू आएगा ये आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, लेकिन यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आया, जब हमने वापस इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास वैल्यू आया 3x स्क्वायर प्लस 4। क्या कुछ मिसिंग नजर आ रहा है? बिल्कुल। कौन सी चीज? ये जो 5 है ये मिस हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहां पे कांस्टेंट रखता हूं। सही बात। तो यहां पे कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, -5, -4, -10। तो इसका मतलब यहां पे जो इंटीग्रेशन मैंने किया है, जिसको असल में हम नाम देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि यहां पे लिमिट्स प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आपके पास लिमिट्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस केस में लिमिट्स जो है वो गिवन है। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे ये जो कांस्टेंट इस फंक्शन में था वो कांस्टेंट यहां जाके कहीं गायब हो गया, इसीलिए हमने इसके आंसर में ये c लिखा है ताकि इस कांस्टेंट के वैल्यू को हम कहीं पे निकाल सकें। लाइक यहां पे ये 5 है तो यहां पे इस 5 को लिखना आना चाहिए था, ये आया नहीं तो हमने इसके बदले c लिख दिया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये c कोई भी वैल्यू ले सकता है? क्या यहां पे हमें पता है ये कि c का वैल्यू क्या है? सो वी आर नॉट श्योर अबाउट वैल्यू ऑफ c। ठीक, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू यहां निकलता है उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हम श्योर नहीं होते, लेकिन अगर हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल होगा, हमें पता होता है कि ये इंटीग्रल कहां से कहां तक जा रहा है, तब हम उसके बारे में श्योर होते हैं, इसीलिए उसका नाम दिया गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या आपको बात समझ में आई? यहां पे दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली कि ये c हम यहां पे जो प्लस करते हैं वो c हम प्लस क्यों करते हैं? अच्छा बेटा, ये c जो है ये तीनों वैल्यू ले सकता है। ये आपके पास पॉजिटिव भी वैल्यू ले सकता है, ये 0 भी वैल्यू ले सकता है, और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। तो मतलब ये आपके पास क्या लेगा? ये तीनों वैल्यू ले लेगा। तो तीनों वैल्यू लेने के लिए इसीलिए हम यहां पे प्लस c लिखते हैं। देखो, अगर यहां पे 5 नहीं होता तब भी हम प्लस c रखते, लेकिन तब हमारे पास c 0 होता। अगर ये 5 यहां पे इसकी जगह -10 होता तब भी हम प्लस c रखते, लेकिन c का वैल्यू -10 होता। तो यहां पे इस c का वैल्यू, क्योंकि हमें इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ c, दैट्स व्हाई दिस integration is called as indefinite integral, because we are not sure about the exact value of the function. Okay, now in case of definite integral हमारे पास लिमिट्स दिए गए होते हैं, तो हम यहां पे एग्जैक्टली श्योर होते हैं। एक और चीज, अगर आप ये लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करो, लिखो। ओके, आप जरा एक और चीज समझने की कोशिश करो। यहां पे बेटा आपके पास ये जब डेफिनेट इंटीग्रल के हम सॉल्यूशन लिखते हैं, मैंने आपको बताया असल में जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन असल में काम आता है हमें समेशन करने में। समेशन करने में मतलब अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल के पहले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास एक समेशन है फंक्शन का, तो वहां पे हम उनका सम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए बकेट ऑफ वाटर है, हम एक छोटे से कॉलम का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद समेशन करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा उसका टोटल वॉल्यूम क्या है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, अगर मैं बोलूं आपको कि बेटा पेन का एरिया जो है यहां से यहां तक इस तरह से वेरी कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इंटीग्रल करोगे यहां से ले जाके यहां तक, तो आपको पूरे पेन का मास मिल जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे भी 11th में। तो यहां पे आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है ये असल में समेशन है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरे पास यहां पे एक फंक्शन है जिसका मुझे एरिया निकालना है, तो यहां पे मुझे इस एरिया, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया अंडर द कर्व। तो आपके पास है कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व।
अच्छा, यहां पे जब एरिया अंडर कर्व आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये कोई जियोमेट्रिकल फिगर नहीं है। जियोमेट्रिकल फिगर बोले तो ये कोई सर्कल नहीं है, ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये कोई ट्राइंगल नहीं है, कोई ट्रेपेजियम नहीं है, कोई पैरेललोग्राम नहीं है जहां पे आप इसका एरिया निकाल सकते थे। लेकिन आपके अच्छा वो प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो ऊपर वाला लाइन है इसका, ये लाइन आपके पास कर्व्ड है। अगर ये कर्व्ड ना होता तो आप सीधा सीधा इसका निकाल सकते थे, स्क्वायर होता, बाकी कोई चीज जियोमेट्रिकल फिगर होती तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे? अब तो न्यूटन ने कहा कि चलो जी एक काम करते हैं, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने लगे, ठीक है, तो हमें पता चला कि यहां पे आपके पास ये जो अब एरिया आ रहा है, अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट होने लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्ट्रेट हुआ नहीं है। लाइक अगर आप एक वाले एरिया को चूज करो, मान लीजिए मैंने इस वाले एरिया को चूज किया, ठीक, तो यहां पे अगर आप देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अब भी यहां पे ये स्ट्रेट जो है पूरी तरह से नहीं है। ठीक, तो अगर ये पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब न्यूटन ने कहा कि अब आप एक काम करो, ये पूरी तरह से स्ट्रेट तो है नहीं, तो आप क्या करो, आप इसके और छोटे हिस्से कर दो। लेकिन अब जब हम छोटे छोटे हिस्से करते गए तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहीं ना कहीं पे स्ट्रेट होता गया। ठीक है, ये कहीं कहीं पे स्ट्रेट होता गया। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो जी ठीक है, यहां पे अब ये स्ट्रेट होता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, असल में हम ये x जो है, ये जो डेल्टा x है, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, हम इसको टेंड कर रहे हैं 0 की तरफ। ठीक है, तो आपके पास ये जो हम एरिया है वो हमारे पास कैलकुलेट हुआ। मान लीजिए इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं, ये जो आपके पास ये छोटा सा एरिया यहां पे, इसको मैं नाम दे देता हूं y dx। बात समझ आई? अच्छा, अब यहां पे जब ये एरिया हम कैलकुलेट कर रहे थे, अगर हमें ये x1 और x2 का वैल्यू पता होता तो क्या मुझे एरिया का वैल्यू एग्जैक्टली पता चलेगा? क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन अगर मुझे ये x1 और x2 का वैल्यू पता नहीं है, तब हमारे पास ये जो वैल्यू, ये जो इसका एरिया है, ये हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे। थोड़ा एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि इस वैल्यू के करीब होना चाहिए, लेकिन वो उतना ही बराबर होगा, ये सही नहीं होगा। तो आपके पास ये जो x1 और x2 है, क्या हमें ये बताता है कि एरिया कहां से स्टार्ट होते हुए कहां पे खत्म होता है? तो ये जो x1 और x2 है, इनको कहा जाता है लिमिट्स। स्पेसिफिकली ये जो x1 है, क्योंकि ये पहला लिमिट है, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो x2 है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो, एक बार वीडियो पॉज करो, लिखो, मैं इसको इरेज करूंगा। ओके, अब मान लेते हैं, अब मैं इस लेक्चर को, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेक्चर, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या और ये लिमिट्स क्या होते हैं। अब मैं इस लेक्चर को अच्छे से ये स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए, कंसिडर a function f of x, ठीक है, whose differential coefficient is f dash x। मतलब y जो है ये एक फंक्शन है जिसका नाम f of x है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx, तो हमें मिलता है f dash x। ये आपके पास फंक्शन हुआ, ये आपके पास हुआ इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बात समझ आई? अब क्या करते हैं, नाउ इफ वी इंटीग्रेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, अब उल्टा प्रोसेस जाएंगे, देन वी विल गेट द फंक्शन। बात समझ आ रही है? तो मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल होगा f डैश x dx का, तो वो आपके पास होगा f of x प्लस c। ठीक,
मान लो यहां पे आपके पास ये लिमिट है a और ये b, तो बेटा यहां पे अब जब ये लिमिट्स होंगे तो अब c नहीं आएगा। नाउ क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू जो है उसके बारे में हम एग्जैक्टली अब श्योर हो गए हैं। वैसे अगर मैं लिख भी देता हूं तब भी आप देखोगे कि आगे कैंसिल ही होता जाएगा। चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर आप देखो तो दो चीजें और है, दैट्स a एंड b। यहां पे ये जो a है ना, दिस a इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, और इसमें जो b है दैट b इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट। तो आपका ये जो वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x dx जो बराबर है f ऑफ x प्लस c के लिमिट्स यहां a टू b, तो इसको लिखते कुछ ऐसे हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे a यहां पे b। जब इंटीग्रल सॉल्व होता है ना तो इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद नीचे a लिखते हैं और ऊपर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में b लिखते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू जो होगा, सबसे पहले हम x की जगह b यूज करेंगे, फिर x की जगह a यूज करेंगे। तो जरा देखते हैं। नाउ आपके पास ये जो इंटीग्रल है f डैश x dx, तो वो बराबर होगा f ऑफ b प्लस c माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a प्लस c। तो जरा देखेंगे तो आपके पास f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c, देखो ये c दोबारा से कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये a से ले जाके b तक हुआ, तो इंटीग्रल a से ले जाके b तक f डैश x dx बराबर होगा f ऑफ x। अब मैं ये c नहीं लिखूंगा क्योंकि c कैंसिल हो रहा है, तो मैं लिखूंगा a से ले जाकर b तक, और वो बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो बेटा ये जो चीज यहां पे है इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। बात समझ आई? वीडियो को पॉज करो और यहां तक लिखो, मैं अगली स्लाइड की तरफ जाता हूं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मैं आपको यहां पे देखो एक और बात है, मैंने अभी तक आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज दिखाए हैं वही फॉर्मूलाज डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, ठीक है ना। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में यूज होने वाले हैं फॉर्मूलाज, वही फॉर्मूलाज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे। इसी तरह से जो वहां पे यूज होते हैं वो यहां पे भी यूज होंगे। फॉर्मूलाज दोनों केसेस में सेम है। तो मैं आपको सबसे पहले यहां पे एडवाइस करता हूं कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो बेटा वीडियो को पॉज करो, पहले वापस जाओ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वहां पे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, फिर दोबारा से यहां आ जाओ, ठीक। तो चलो, आई होप कि आपने वो फॉर्मूलाज रिवाइज कर दी होंगी। मैं आपको फिर भी कुछ फॉर्मूलाज दोबारा से याद दिला देता हूं। इंटीग्रल ऑफ x रेज़्ड पावर n dx जो होता था वो हमें मिलता था x रेज़्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड पावर x dx जो होता था दैट वाज e रेज़्ड पावर x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स कोई भी फंक्शन है x का dx, ठीक है। तो इस केस में जो कांस्टेंट है वो सीधा सीधा बाहर आता था और इंटीग्रल होता था f ऑफ x dx का। इसी तरह से मेरे पास इंटीग्रल जो है अगर हम करें साइन ऑफ x का, तो बेटा वो आपको याद होगा, अच्छा साइन x का इंटीग्रल dx के रेस्पेक्ट में, तो वो आपके पास आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ x dx वो आएगा साइन ऑफ x प्लस c। वो आपके पास आएगा क्या? साइन ऑफ x प्लस c। अच्छा एक और चीज, इंटीग्रल ऑफ ए कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर आएगा
मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं कि आपके पास यहां पे कांस्टेंट टाइम्स dx अगर हुआ तो कांस्टेंट बाहर आएगा और यहां पे x आएगा प्लस आएगा c, ठीक है ना जी। अच्छा, एक और, अगर आपके पास मान लीजिए sec स्क्वायर x है, हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा क्या, tan ऑफ x प्लस c। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, तो वो होता है क्या, माइनस ऑफ cot x प्लस c। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ sec x tan ऑफ x dx, ये होता है बराबर sec ऑफ x प्लस c इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx, ये होता है बराबर माइनस ऑफ कोसेक x प्लस c इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x dx, तो ये आपके पास आता है माइनस ऑफ ln ऑफ cos ऑफ x प्लस c। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ, अच्छा ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है, ये tan x का है ना, तो cot x dx, तो बेटा आएगा ln ऑफ sin ऑफ x प्लस c। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b dx, ये बराबर होता है 1 बाई a ln ऑफ ax प्लस b प्लस c। बात समझ आई। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखा दी थी। तो एक बारी अगर आपने ये फॉर्मूला रिवाइज नहीं की थी तो यहां पे ये फॉर्मूलाज आपके पास रिवाइज होगी। एक बारी वीडियो को पॉज करो, इन फॉर्मूलाज को लिखो अपने रफ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं इनको इरेज करूंगा। अब यहां पे आपके पास सीधा सीधा हम चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए पहला सवाल, पहले एक सिंपल सवाल की तरफ जाएंगे। इंटीग्रल ऑफ 5x स्क्वायर dx, ठीक, और इंटीग्रल हम करते हैं 0 से ले जाकर 3 तक, ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पे जब इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन असल में एक डेफिनेट इंटीग्रल है। क्यों है डेफिनेट इंटीग्रल जी? डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए है क्योंकि यहां पे लिमिट्स अवेलेबल है। तो आपके पास जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स दिए गए हैं, कौन कौन सा, 0 और 3। इस केस में ये जो 0 है, देखो इंटीग्रल के नीचे लिखा गया तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। इसी तरह से जो 3 है ये इंटीग्रल के ऊपर लिखा है तो बोलेंगे क्या, अपर लिमिट। अब जरा देखो आपके पास यहां पे आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू 3 5 ऑफ x स्क्वायर dx। सबसे पहले 5 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू 3 x स्क्वायर dx। तो मुझे बताइए बेटा 5 तो ऐसे ही आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा क्या, देखो x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 0 से ले जाकर 3 तक। तो मुझे बताओ क्या इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 0 टू 3 5x स्क्वायर dx बराबर हुआ किसके, 5 बाहर आएगा जो ऑलरेडी आ चुका है यहां पे, देखो यहां पे आएगा, उसके बाद x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, कहां से कहां तक, 0 से ले जाकर 3 तक। देखो ये 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाई 3 x क्यूब 0 से ले जाकर 3 तक। अब आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे पास मान लीजिए आपके पास f डैश x, इसका जब हम इंटीग्रल करते हैं dx के साथ, तो मैंने आपको बताया था मान लीजिए वो f ऑफ x है, अगर ये a से ले जाकर b तक है तो ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे a से ले जाकर b तक। अब पहले x का वैल्यू b देंगे, फिर x का वैल्यू a देंगे, तो x f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इसको मैं कभी कभी सीधा सीधा बोलूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा क्या मैं लिखूं यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 3, यहां पे लिखूं, देखो जरा सा
3 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो मैं लिखूंगा यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 27 इंटू, अच्छा ये बाकी तो जीरो, ये एनीथिंग जीरो, अच्छा देखो आपके पास जीरो रेज पर एनीथिंग जीरो होता है ना, लाइक 0 इंटू जीरो इंटू जीरो, तो जीरो ही आएगा ना जी। तो ये यहां पे आ गया -0, तो कितना है बेटा 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 27, तो इसका मतलब ये मैं हटा दे रहा हूं, तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 से ले जाकर जो आपने किया था कहां तक, 3 तक, और आएगा यहां पे 5 ऑफ x स्क्वायर dx आएगा, जरा बराबर देखो तो 9 है ना, तो वो आएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट्स 45। अब अगर आप यहां पे देखो तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर में वैल्यू आया, जो लाइक आप देख सकते हैं 45 इस केस में, तो वह एक एग्जैक्टली नंबर है, तो इसका मतलब यहां पे आपका जो वैल्यू निकल आया है, इस वैल्यू के बारे में हम श्योर है, वी नो अबाउट द परफेक्टनेस ऑफ दिस वैल्यू। सो इसका मतलब यहां पे इस वैल्यू में हमें कोई इनडेफिनिट पार्ट नहीं है, लाइक जहां पे हम +c करते थे या कोई दूसरी चीज, तो इसलिए यहां पे हमारे पास वैल्यू परफेक्ट है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया डेफिनेट इंटीग्रल। एक बार वीडियो पॉज करो और लिखो, मैं आगे अगली स्लाइड की तरफ जाऊंगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपके पास अगला सवाल इंटीग्रल ऑफ 0 टू, या चलो अब मैं 0 to 2 नहीं लेता हूं, मैं 1 to 2 ले लेता हूं। 1 से ले जाकर 2 तक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। इसका हम इंटीग्रल करते हैं dx के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद दिला देता हूं, इंटीग्रल ऑफ, मैंने आपको बोला था अगर आपके पास एक फंक्शन है f1x प्लस दूसरा फंक्शन है f2x प्लस तीसरा फंक्शन है f3x प्लस माइनस चौथा फंक्शन है इसी तरह से कोई, और मैं यही ले जाके fnx तक ले लेता हूं, और सबका इंटीग्रल जो है वो x के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करते हैं। तो कैसे, f1x dx, सही बात, प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f2x dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f3x dx प्लस माइनस सो ऑन अप टू इंटीग्रल ऑफ, या इसको मैं थोड़ा यहां लिख दूं नीचे, इंटीग्रल ऑफ fnx dx। बात समझ में आ रही है? तो यही फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहां पे 3 फंक्शंस है, तो पहले इन 3 फंक्शंस को अलग अलग करो। इसको मैं हटा देता हूं यहां, तो जरा देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप जो होगा इसमें हमारे पास, दैट विल बी इंटीग्रल को अलग अलग करना। तो इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx, ठीक, प्लस नीचे यहां पे बीच में, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3dx। अच्छा, 1 से ले जाकर 2 तक, 1 से ले जाकर 2 तक, 1 से ले जाकर 2 तक, ठीक। अब कांस्टेंट को जरा सा बाहर करो, तो 3x स्क्वायर dx 1 से ले जाकर 2 तक प्लस 4x dx 1 से ले जाकर 2 तक प्लस 3dx 1 से ले जाकर 2 तक। अब जरा यहां पे देखो, 3 ऐसे ही आएगा, पावर रेज पावर n-1, ठीक है, x रेज पावर n-1 बाय n-1, तो आपके पास आएगा x रेज पावर 2 + 1 2 + 1 प्लस 4x स्क्वायर, x रेज पावर 1 + 1 लिखूंगा, वैसे वही x स्क्वायर आएगा, x रेज पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 3 और dx का x आता है। अच्छा देखो यहां पे जो इसके लिमिट्स हैं वो 1 से ले जाकर 2 तक है,
इसके लिमिट्स भी कहाँ 1 से ले जाकर 2 तक, इसके लिमिट्स भी कहाँ 1 से ले जाकर 2 तक। कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में तो कांस्टेंट आता ही नहीं है। तो क्या मैं लिखूं, आपके पास ये आएगा 3 और ये आएगा आपके पास x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद आएगा +4, यहाँ पे आएगा x² डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद आएगा +3x और यहां पे आएगा आपके पास 1 से ले जाकर 2 तक, 1 से ले जाकर 2 तक, और इसमें भी कहां से कहां तक 1 से ले जाकर 2 तक। अब ये जो कांस्टेंट है इसको और बाहर करो तो आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 x³ और आएगा ये 1 से ले जाकर 2 तक +4 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आया x² 1 से ले जाकर 2 तक +3 बाहर आएगा और x और 1 से ले जाकर 2 तक। तो मुझे बताओ ये तो 1 आ गया, तो आपके पास आया ये 1, देखो ये कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और उसके बाद यहां पे ये 2 आया तो +2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर +3 इंटू 2 माइनस 1। तो जरा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 माइनस 1 +2 इंटू 4 माइनस 1 +3 इंटू 1, तो वो आपके पास आएगा यहाँ पे 7 प्लस ये आपके पास आएगा 3 इंटू 2 हो गया 6, ठीक है, और प्लस ये आ गया आपके पास 3, तो वो आ गया आपके पास 7 + 6 कितना आया 6 + 6 हो गए 12, 12 + 1 हो गए 13, 14, 15 एंड 16। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपके पास अगला सवाल जो है दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos of x dx π/4 से ले जाकर पाई तक। ठीक है, तो यहां पे आपके पास अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए 2 क्वेश्चंस, उसमें हमारे पास जो फंक्शन होता था वो एक पॉलिनोमियल होता था, है ना, लाइक अलजेब्रिक फंक्शन होता था। लेकिन ये जो यहां पे है ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहां पे भी फॉर्मूला सेम ही होगा, प्रोसेस सेम ही होगा, लेकिन बस फंक्शन मैंने चेंज किया है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ cos x dx, सो दैट विल बी sin x का माइनस cos x का sin, है ना। अब यहां पे मैंने c जरूर लिखा है, लेकिन c इसमें आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है। तो मुझे बताओ क्या मैं लिखूं, आपके पास cos x का आएगा sin of x और π/4 से ले जाकर पाई तक। तो मुझे बताओ क्या मैं लिखूं, इसका मतलब आपके पास इंटीग्रल ऑफ जो π/4 से ले जाकर पाई तक है cos of x dx, वो अगर आप देखेंगे वो आता है इंटीग्रल ऑफ sin of x, और अपर लिमिट जो आपके जो लोअर लिमिट है दैट्स π/4, अपर लिमिट आपके पास है पाई। ठीक है, अब इसका मतलब वो जो हमारे पास है दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लिखेंगे sin ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4। अच्छा देखो तो ये जो पाई है बेटा ये 180 डिग्री है, और आपको मैंने क्लास में बताया है जब मैंने वो ग्राफ दिखाया था साइन एक्स और कॉस एक्स का, तब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जो साइन ऑफ पाई है दैट इज इक्वल टू 0, और आपके पास जो साइन ऑफ π/4 है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 45, और वो तो आपको पता है ही दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या आपके पास साइन ऑफ पाई जो है वो 0 है और ये आएगा -1 डिवाइडेड बाई √2, तो इसका मतलब जो आपके पास इंटीग्रल आया किसका, cos x का dx, ये आपके पास है π/4 से ले जाकर पाई तक, वो आपके पास आया -1 डिवाइडेड बाई √2। बेटा आपको बात समझ में आई? ठीक, तो वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ g(m)m डिवाइडेड बाय r² फ्रॉम r इज इक्वल टू r to r इज इक्वल टू 4r। ठीक है,
असल में यहां पे जो इंटीग्रल होता है वो डी आर के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहां पे मैंने ये आर इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दैट लिखा है, तो इसको मैं हटा देता हूं, मैं सीधा सीधा आर से फोर आर तक लिखता हूं, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी करूंगा। तो मान लीजिए ये आर से ले जाकर 4r तक हुआ, ठीक। तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो g हुआ, चाहे m हुआ या ये स्मॉल m हुआ, ये आपके पास है कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो कॉन्स्टेंट्स है तो सीधा बाहर आएंगे, तो इसका मतलब आपके पास इंटीग्रल ऑफ GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर dr, जो r से ले जाकर 4r तक हमें कैलकुलेट करना है, उसको मैं लिख सकता हूं किसके बराबर बेटा? GMM और इंटीग्रल ऑफ r से ले जाकर 4r तक 1/r² dr, ठीक। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इसका मतलब आपके पास GMM, अच्छा देखो मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास x रेज़ पावर -n है, उसको मैं लिख सकता हूं 1/x रेज़ पावर n भी, ठीक है। तो मुझे बताइए ये r नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? r रेज़ पावर -2 कहां से ले जाकर? r से ले जाकर कहां तक? 4r तक। तो मुझे बताओ क्या आपके पास GMM और यहां पे आएगा r रेज़ पावर -2 + 1 -2 + 1, ये r से ले जाकर कहां तक? 4r तक। तो मुझे बताओ GMM, अच्छा यहां पे आएगा ये r रेज़ पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, कहां से कहां तक? r से ले जाकर 4r तक। ये -1 बाहर आएगा तो हम लिखेंगे -GMM और यहां पे लिखेंगे ये r रेज़ पावर -1, देखो तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय r से ले जाकर 4r तक। तो बेटा जरा देखो क्या आएगा? -GMM, यहां पे देखो अपर लिमिट 4r माइनस लोअर लिमिट r, तो आपके पास वैल्यू जो है वो जरा देखेंगे, वो आपके पास -GMM, देखो एलसीएम कुछ आएगा यहां पे, यहां पे एलसीएम कुछ आ जाएगा 4r, ठीक है ना। तो हम यहां पे 4r करेंगे एलसीएम, तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा -4, तो आपके पास इक्वल होगा -GMM और यहां पे आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4r, तो वो आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 GMM डिवाइडेड बाय r। तो ये इसका वैल्यू आया बेटा। देखो यहाँ पे इस वैल्यू के बारे में हम कंप्लीटली श्योर हैं, तो अगर हम इसके बारे में कंप्लीटली श्योर है तो अगेन जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा वो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो बेटा जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ tan of x, या चलो cot of x लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ cot of x dx। मान लीजिए इसको मैं लेता हूं 0 से ले जाकर, मान लीजिए इसको मैं 0 से ले जाकर π/2 तक लेता हूं, ठीक। तो आपके पास सबसे पहले जरा इस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है ना, लाइक cot of x dx का, जरा इस इंटीग्रल का मुझे फॉर्मूला बताओ। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला है ln ऑफ sin of x प्लस c। तो जरा वही वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ये जो c मैंने ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि लिमिट्स अवेलेबल नहीं है ना सर। अगर लिमिट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल हुआ, अगर लिमिट्स अवेलेबल हुआ तब डेफिनिट इंटीग्रल हुआ। तो मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे लिखूं इंटीग्रल ऑफ cot of x जो हमारे पास है, ये हमें सॉल्व करना है 0 से ले जाकर π/2 तक। तो मुझे बताओ क्या मैं इसका वैल्यू लिखूं इज इक्वल टू 0 से ले जाकर π/2 तक, और ये cot of x जो आपके पास है, अब यहां पे इसका इंटीग्रल आएगा क्या? पहले मैं इंटीग्रल इसको सॉल्व कर देता हूं यहां। तो आपके पास इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा दैट इज ln ऑफ sin of x,
ठीक है ना, और कहां से कहां तक, 0 से ले जाकर π/2 तक। तो मुझे बताइए क्या मैं लिखूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ln ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस ln ऑफ साइन ऑफ 0। तो इसका मतलब जो आपके पास इंटीग्रल है 0 से ले जाकर π/2 तक cot ऑफ x dx वाला, तो वो हम क्या लिखते हैं, देखो ये बराबर है ln ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस ln ऑफ साइन ऑफ 0। अच्छा, साइन ऑफ π/2 किसके बराबर होता है बेटा, हम जानते हैं कि साइन ऑफ π/2 + 1 होता है, और आपके पास ये जो आपके पास साइन ऑफ 0 होता है ये 0 हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या मैं लिख सकता हूं आपके पास ये ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 0, तो आपके पास जो इंटीग्रल है 0 से ले जाकर π/2 तक, वो आपके पास जो cot ऑफ x dx है उसका वैल्यू आपको निकल आया ln ऑफ 1 माइनस, तो ये आ गया आपके पास ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 0। बात समझ आई? वैसे तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बट फिर भी ये जो वैल्यू है वो यहाँ तक हमारा मतलब था डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे, वो हमने कर दिया है। वीडियो को पॉज करो और जरा लिखो जल्दी से, ठीक। थोड़ा सा एक और कंसेप्ट यहाँ पे, इनफैक्ट हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप ट्राई करोगे, लेकिन हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है, और हम इसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे दैट विल बी दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। थोड़ा सा आइडिया दूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, क्योंकि वो हम आपकी फिजिक्स में दो जगह यूज होता है। एक तो आपके पास वो यूज होता है जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटेशन में आपके पास वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है कहीं ना कहीं, और दूसरा जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो दो जगह यूज होता है, तो इसलिए वो आइडिया होना जरूरी है। पहले मैं आपको डिफरेंट इंटीग्रल पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x dx π/2 से ले जाकर 3π/2 तक, या 3π/2 ना लेते हुए अगर मैं इसको ले लूं π/4 तक तो ज्यादा सही रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है ना। यू जस्ट नीड टू ट्राई सॉल्विंग दिस इंटीग्रल। क्वेश्चन आपके पास अगला है 6x क्यूब या 6x स्क्वायर लिख देते हैं, 8x क्यूब लिखो, 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इंटीग्रल यहां भी dx के रेस्पेक्ट में होगा, और ये होगा 2 से ले जाकर 4 तक। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा आप ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी तो नहीं है ना कि मैं वेरिएबल हमेशा x लूं, मैं थीटा भी ले सकता हूं। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहां पे आपके पास लेट अस रेंज इट फ्रॉम π/4 to 2π/3। तो आपके पास यहां पे 2π/3। अगला सवाल, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3x + 4 dx 1 से ले जाकर या 0 से ले जाकर 2 तक। अगला सवाल, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x। अच्छा, वैसे ये ln ऑफ x जो है ना, ये सॉल्व होता है कैसे, इंटीग्रल पार्ट से। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी लास्ट लेक्चर में दिखा दिया है, और वहां से भी यूज कर सकते हैं। ln ऑफ x dx जो होगा वो इंटीग्रेट करना है आपको 2 से ले जाकर 3 तक, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क है आपके लिए। मैं आपको यहाँ पर ln ऑफ x का शायद फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, पर दोबारा बता देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x dx जो है ना बेटा, ये आपके पास आता है x ln ऑफ x माइनस x
प्लस सी। वैसे ही इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए सी लिखा है, अगर डेफिनिट इंटीग्रल होता तब सी नहीं लिखते। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो आपके पास होमवर्क है इसको जल्दी से लिखो, मैं आगे चलता हूं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आज का टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तो मुझे लगता है ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। सो लेट्स एंड द लेक्चर हियर। तो आप यहाँ तक डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो आपके पास कंप्लीट हुआ है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया दूंगा, और अगर मुझे उसमें लगा कि आपको वो आइडिया भी देना, मैं आपको टोटल डेरिवेटिव का भी एक आइडिया थोड़ा सा हल्का सा दे दूंगा। जेई का एक टॉपिक है, वो भी हम यूज़ करते हैं आपके पास जो ग्रेविटेशन है वहाँ पे। तो तब तक जो है इन क्वेश्चंस को ज़रा ट्राई करें, और इंटीग्रेशन जो है आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से दोबारा से रिवाइज करें, साथ में मैक्सिमम मिनिमा भी, ताकि आपको अगला जो समझने में वो टॉपिक दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो चलिए अब तक यहाँ तक रिवाइज करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।